आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित निकट संबंधित यौगिकों को पृथक किया जाता है, भले ही वे सूक्ष्म, कम अथवा अधिक मात्रा में क्यों न हो। यह एक अविनाशकारी विधि है। इस तकनीक की खोज सर्वप्रथम पोलैंड के वनस्पति शास्त्री मिचेल ट्वेस्ट ने 1906 में वर्सा में की। डेफिनेशन की हम बात करें तो दो प्रवस्थाओं के मध्य शाम्य वितरण द्वारा घटकों के किसी मिश्रण से विभिन्न घटकों को वैयक्तिक रूप से पृथक करने की विधि को वर्णलेखी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सभी प्रकार की वर्णलेखिकी का आधार पार्टीशन अथवा वितरण गुणांक या केडी होता है, जो किसी यौगिक के दो अमिश्रणीय प्रवस्थाओं के मध्य वितरण को दर्शाता है। समान आयतन के दो अमिश्रणीय विलायकों ए तथा बी के मध्य वितरित होने वाले किसी यौगिक के लिए वितरण गुणांक केडी स्थिर होता है। तो केडी बराबर विलायक का ए में सांद्रता, विलायक बी में सांद्रता। विलायक के स्थान पर दो प्रवस्थाओं के मध्य वितरण को लिया जा सकता है। अतः यदि सैलिसिलिक अम्ल एवं बेंजीन के मध्य किसी पदार्थ का वितरण गुणांक 0.5 है तो 0.5 है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सांद्रता की बेंजीन में सैलिसिलिक अम्ल से दुगनी है। इसी प्रकार हम प्रभावी वितरण गुणांक का भी आकलन कर सकते हैं। प्रभावी वितरण गुणांक बराबर ए प्रवस्था कुल मात्रा बटे बी प्रवस्था में कुल मात्रा, अर्थात प्रभावी वितरण गुणांक दोनों प्रवस्थाओं के अनुपात गुणित केडी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यह विभिन्न टाइप की होती है। पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रवस्था एक कांच अथवा धातु की नली में भरी होती है तथा इस नली से गतिमान प्रवस्था को चलाया जाता है। यह नली 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। इस नली में 50 से 100 ग्राम तक अधिशोषक आ जाता है, जो कई ग्राम अधिशोध्य को रोक सकता है। अधिशोषक को सहारा देने के लिए रुई अथवा ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। सैंपल को गतिमान प्रवस्था को नली में धीरे धीरे परंतु एक स्थिर गति नली के ऊपर से छोड़ा जाता है। नमूना एवं गतिमान प्रवस्था को नली के धीरे धीरे परंतु एक स्थिर गति से चलाना चाहिए। नमूने में उपस्थित विभिन्न पदार्थ नली में विभिन्न दर से चलते हैं। ये पदार्थ यदि रंगीन होते हैं तो नली के अंत में एक के बाद एक निकलते दिखाई देते हैं, जिन्हें एकत्रित किया जा सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है। इसमें ग्राउंड ग्लास जॉइंट है, सॉल्वेट नेवन, सॉल्वेट बल्ब एंड सैंड। यहाँ पे कॉलम है यह, इसमें सिलिका जेल भरा होता है। ये कॉटन लगा होता है यहाँ पे। ये स्टॉप कोक है। जेल प्रिपरेशन क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार की वर्णलेखिकी में अणुओं का पृथक्करण उनके आकार एवं प्रकार के आधार पर होता है। इसके लिए नली या कॉलम में एक अति छिद्रल जेल के महीन कण भर देते हैं, जिसमें होकर गतिमान प्रवस्था बहती है। छिद्रित जेल के छिद्रों का व्यास 50 से 30,000 एंगस्ट्रॉम होता है। जेल परिमेशन क्रोमेटोग्राफी में नमूने का विनिमय जेल के कणों के अंदर तथा बाहर के गतिमान प्रवस्था के मध्य होता है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार से होती है
जैसे पार्टीशन वर्णलेखी में स्थिर तथा गतिमान प्रवस्थाओं के मध्य विनिमय होता है। जेल के अंदर का आयतन स्थिर अवस्था का कार्य करता है। यदि पदार्थ के कणों का आकार जेल के छिद्रों के आकार से अधिक होता है तो यह कणों के अंदर नहीं जा पाता और गतिमान प्रवस्था के साथ नीचे की तरफ चला जाता है। जिन पदार्थों के अणुओं का आकार जेल के छिद्रों के आकार से छोटा होता है वे सीधे जेल के अंदर चले जाते हैं जिससे जेल के अंदर तथा बाहर वे समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इन दोनों सीमाओं के मध्य के कणों की भेदन भिन्न भिन्न होती है, जिसका kd मान 0 से 1 के मध्य होता है। इन्हीं कारणों से जेल की सहायता से कम आणविक विभिन्नता वाले विलायकों का भी पृथक्करण किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आणविक आवेश की विभिन्नता के आधार पर अणुओं का पृथक्करण होता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस के स्वतंत्र गतिमान आयनों, जिन्हें आयन एक्सचेंजर कहते हैं, का विनिमय विलयन में उपस्थित समान आवेश वाले विभिन्न आयनों से होता है। आयन एक्सचेंजर स्थिर प्रावस्था के रूप में प्रयोग होता है। गतिमान प्रावस्था अधिकतर एक ऐसा विलयन होता है जिसमें वही आयन होते हैं जिनसे आयन एक्सचेंजर संतृप्त होता है। जब नमूने के आयनों को कॉलम में स्थानांतरित किया जाता है तो वे कुछ मूल आयनों को विस्थापित कर देते हैं, परंतु स्वयं तब तक आयन एक्सचेंजर पर रहते हैं जब तक कि उत्तरोत्तर आयनों द्वारा विस्थापित न कर दी जाए। इस प्रकार से ये कॉलम में गति करते हैं। पदार्थों की गति करने की दर का निर्धारण पदार्थों के आयनीकरण श्रेणी पर निर्भर करता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यह अधिशोषण वर्णलेखी के ही परिवर्तित तकनीक है। इसमें जिस अणु का पृथक्करण करना हो उसे एक अघुलनशील अवलंब मैट्रिक्स पर लगे पूरक बंधक पदार्थ या लिगेंड पर अधिशोषण कर लेते हैं। यह अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। अतः बाद में अधिशोषित अणु को लिगेंड से पृथक कर लेते हैं। मैट्रिक्स पर विशिष्ट लिगेंड को साइनोजेन ब्रोमाइड सक्रियण द्वारा जोड़ा जाता है। मैट्रिक्स के रूप में सेफ्रोज जो है 4V का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। पांचवा नंबर जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड वर्णलेखी या HPLC एक उच्च विभेदन क्षमता वाली तकनीक है जो बहुत तीव्रता से होती है। इसमें पदार्थों की अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। इसकी उच्च विभेदन क्षमता इसके कॉलम में भरे अति सूक्ष्म कणों के कारण होती है। इसमें कॉलम तथा कॉलम में भरे पदार्थ के लक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कॉलम में स्थिर प्रावस्था के रूप से सिलिका, एल्यूमिना या केमिकली बॉन्डेड पैकिंग पदार्थ जैसे माइक्रोपैक NH2 तथा डोरापैक कार्बोक्स 400 का प्रयोग किया जाता है। गतिमान प्रावस्था के रूप में पृथक किए जाने वाले पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के विलायकों का प्रयोग किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें हम तो गैस वर्णलेखी का प्रस्तुतिकरण मार्टिन एवं सिंज ने 1952 में किया। इसके अंतर्गत वाष्पशील तथा अवाष्पशील पदार्थों के विश्लेषण की अनेक विधियां आती हैं। यह बहुत तीव्रता से संपन्न होने वाली एक संवेदनशील तकनीक है जिसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें सैंपल को एक रबर पट के माध्यम से अंतःक्षेपण पोर्ट में अंतः निक्षेपित किया जाता है, जहां से यह वाष्पीकृत होकर कॉलम में प्रवेश करता है। कॉलम को एक ओवन में रखा जाता है जिसका ताप जो है अधिक रखा जाता है ताकि पृथक किया जाने वाला पदार्थ वाष्पित होता रहे। नमूने के अंतःक्षेपण से लेकर रिकॉर्डर पर पीक उत्पन्न होने तक के समय को धारण काल कहते हैं। अज्ञात नमूनों की पहचान ज्ञात मानक नमूनों के कारण धारण काल के आधार पर की जाती है। 7वां नंबर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLCV कहते हैं इसे। इस तकनीक को सर्वप्रथम जो है एल्जोमेट तथा श्रेबर ने 1938 में प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल की हम बात करें तो यहाँ पे इस तकनीक में किसी कांच पर्णिका अथवा प्लास्टिक की चपटी सतह पर स्थिर प्रावस्था की एक बहुत पतली परत जमा लेते हैं। यह परत इतनी
यह परत इतनी पतली होती है कि इस पर गतिमान अवस्था कोशिका क्रिया द्वारा बिना अवरोध के तीव्रता से बहती है। एनालिटिक्स के गति करने की दर उनके वितरण गुणांक पर आधारित होती है। विश्लेष्य की गति को उसकी धारण कारक RF से प्रदर्शित करते हैं। RF बराबर विश्लेष्य द्वारा अपने उद्गम की तय की गई दूरी और विलायक द्वारा अपने उद्गम से तथा तय की गई दूरी। थिन लेयर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले स्थिर प्रावस्था का एक पतला घोल बनाते हैं, फिर एक 20 वर्ग सेंटीमीटर की किसी कांच पट्टिका या प्लास्टिक की प्लेट लेकर उस पर स्थिर प्रावस्था की एक पतली एक समान परत जमाते हैं। परत की मोटाई वांछित पृथक्करण की प्रकृति पर निर्भर करती है। विश्लेषणात्मक पृथक्करण हेतु परत की मोटाई 0.25 mm तथा प्रारंभिक पृथक्करण के लिए परत की मोटाई 2 mm रखी जा सकती है। परत जमाने के पश्चात प्लेट को सुखा लेते हैं। सैंपल एप्लीकेशन एक सूक्ष्म सुई अथवा ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है दोस्तों। ये वाच ग्लास है, ये एक बीकर है, यहाँ पे सॉल्वेंट जब भरा होता है, ये स्पॉट मिक्सचर होता है। यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन खींची हुई होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है ये। एनालिटिक जो है डिटेक्शन विश्लेषणों की पहचान करने की अनेक विधियाँ प्रचलन में हैं। समानता या एथेनॉल में 25। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल अंकित बायोलॉजी के नाम से जब भी सर्च करेंगे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। अथवा 50% जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को प्लेट पर स्प्रे करके 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे यौगिक झुलस कर भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। हालांकि यौगिकों की गति उनकी विशिष्ट RF मान पर आधारित होती है, परंतु इस विधि से घटकों की पहचान के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः पहचान के लिए यौगिकों के गति की तुलना संदर्भ यौगिकों की TLC करके उनसे करनी चाहिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें यहाँ तो सर्वप्रथम इस तकनीक को मार्टिन एंड सेंज ने 1941 में प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर वर्णलेखिकी के सिद्धांत पर आधारित है। सेल्यूलोज फिल्टर पेपर स्थिर प्रावस्था के आधार मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है। फिल्टर पेपर जल रहित होता है जिस पर जल की एक पतली परत जम जाती है। स्थिर जो है प्रावस्था के रूप में जल या फिर कोई अन्य अध्रुवीय पदार्थ जो है सिलिकॉन और लिक्विड पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजर की हम बात करें यहाँ तो प्रोसीजर की तो फिल्टर पेपर पर नमूने की एक बूंद को रखकर उसे सुखा लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार से की जाती है, आरोही तथा अवरोही। दोनों ही विधियों में सर्वप्रथम विलायक को जार अथवा टैंक की नली में भरकर उसे ढक देते हैं ताकि चैम्बर विलायक की वाष्प से संतृप्त हो जाए। अवरोही विधि में नमूने की संतृप्त हो जाए। अवरोही विधि में नमूने के बिंदु या धब्बे को विलायक की सतह के ठीक ऊपर रखते हैं ताकि विलायक के कोशिका क्रिया वर्टिकल रूप से ऊपर की तरफ बढ़ने के साथ नमूने का पृथक्करण हो। अवरोही विधि में पेपर का वह सिरा जिस पर नमूने का बिंदु लगा हो टैंक के ऊपर स्थित एक ड्रफ या ट्रे में रखकर पेपर को नीचे की तरफ इस प्रकार लगाते हैं कि पेपर टैंक की नली में भरे विलायक की सतह से ठीक ऊपर रहे। विश्लेषण के ठीक पहले ड्रफ अथवा ट्रे में विलायक भी देते हैं। जैसे जैसे विलायक ड्रफ से पेपर में होकर कोशिका क्रिया द्वारा नीचे की तरफ बढ़ता है, नमूने का पृथक्करण होता चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों।